अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 इम्यूनिटी पे हमारी बात हो रही थी और आज की वीडियो लेक्चर में हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही एंटीबॉडी के बारे में बात कर लेंगे, उसका स्ट्रक्चर, टाइप्स और उसके फंक्शंस को भी आज ही डिस्कस कर लेंगे। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास चीज़ें होंगी कौन कौन सी, इसमें हमारे पास टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं। इम्यूनिटी चैप्टर से जो लॉन्ग बन रहा हो तो वो ज़्यादातर इसी टॉपिक से आ रहा होता है, फेडरल बोर्ड में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से ही आ रहा होता है। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस या एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये चीज़ है क्या? अब ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ना हमारे पास, ये आफ्टर बर्थ बनती है। बंदा बंदा पैदा हो जाता है, उसके बाद जो इम्यूनिटी हासिल की जाती है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की वजह से होती है। उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि ये हासिल की गई है। ठीक है, उस फर्स्ट और सेकंड को हम इनएट बोलते हैं क्योंकि वो बाय बर्थ पड़ी हुई होती है। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है क्या? इफ पैथोजन एबल टू गेट पास द बॉडी, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। अगर पैथोजन ने ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लिया, फिर हमारे पास ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हो जाती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज स्पेसिफिक डिफेंस अगेन। अब इसको स्पेसिफिक डिफेंस बोलते हैं क्योंकि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो एंटीजेंस के अगेंस्ट, स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आएगा। जैसे अब मैं बात करूं, बच्चा पैदा हुआ, उसके पास पोलियो की तो इम्यूनिटी नहीं थी ना, आप उसे पोलियो की वैक्सीन लगाते हो और वो फिर इम्यूनिटी बना लेते हैं। अब उसने जो पोलियो के अगेंस्ट पैदा होने के बाद इम्यूनिटी हासिल की है ना, वो बन जाएगी उसकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की वजह से, वो बन जाएगी इसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये जो पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी है ना, बड़ी स्पेसिफिक है। जो पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी है उसको पोलियो के अगेंस्ट ही प्रोटेक्ट कर सकती है। अब ऐसे नहीं होगा कि उसने पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाई हुई है, आपको जी ये कोरोना भी ठीक कर दे या इसका फ्लू भी ठीक कर दे, तो ऐसे नहीं होगा। वो जो इम्यूनिटी है बड़ी स्पेसिफिक हो जाएगी, स्पेसिफिक अगेंस्ट एंटीजन। अब एंटीजन होते क्या क्या है हमारे पास? एंटीजन स्टार्ट में भी बात हुई थी, ये बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंजाई, प्रोटिस्ट, हम इनको एंटीजन बोलते हैं। तो सवाल आता है ये लफ्ज़ एंटीजन है क्या? अब बच्चे ये एंटीजन लफ्ज़ में एंटी मतलब एंटीबॉडीज़, जेन मतलब जनरेटिंग सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनवा सके ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं एंटीजन। बैक्टीरिया भी एंटीजन है, क्यों? बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनवाता है। वायरस है, बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनवाता है। फंजाई, ये सारी चीज़ें बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनवा सकती हैं, इसीलिए इन्हें एंटीजन बोलते हैं, मतलब एंटीबॉडीज़ जनरेटिंग सब्सटेंस बोलते हैं। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है और ह्यूमरल रिस्पॉन्स। अब जब ये चैप्टर फर्स्ट ईयर में हुआ करता था ना इम्यूनिटी वाला, तो उस टाइम लॉन्ग इन्हीं दो टॉपिक्स में से आ रही होती है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और ह्यूमरल रिस्पॉन्स। अब ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है क्या? अब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये जो रिस्पॉन्स आएगा ना सेल्स की वजह से आएगा। सब काम, ये सब रिस्पॉन्स देने वाले सेल्स ही होंगे और मेनली इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। सारा जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स दे रहे होंगे। अब ये लिम्फोसाइट्स हैं क्या? ये टी लिम्फोसाइट्स हैं क्या? दीज लिम्फोसाइट्स मैन्युफैक्चर इन बोन मैरो। अब हमारा जो ब्लड है, हमें पता है बोन मैरो में ही बनता है, चाहे रेड ब्लड सेल हो चाहे वाइट ब्लड सेल हो। तो ये वाइट ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में ही बनेंगे, ये लिम्फोसाइट्स। ये बनने के बाद चले जाते हैं थाइमस ग्लैंड पे, एक लिम्फेटिक सिस्टम का ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड पे, थोरेसिक रीजन पे है। जब ये लिम्फोसाइट जाएं और थाइमस ग्लैंड पे जाके मैच्योर हों, तो इन लिम्फोसाइट्स को हम टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैच्योर कहाँ पे हुए हमारे पास? ये मैच्योर हुए थाइमस ग्लैंड पे, इसीलिए टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसे सेल जो बोन मैरो में बने और बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएं, वो बन जाते हैं बी लिम्फोसाइट, क्योंकि वो उधर मैच्योर हुए हैं। ये टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर हुए थे ना, तो इसीलिए इन्हें टी लिम्फोसाइट्स बोल रहे होते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय टी सेल्स आर कॉल्ड सेल मीडिएट, क्योंकि सारे टी सेल्स ये जो रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, क्योंकि सारे देने वाले सेल्स हैं, इसीलिए इसे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स हम बोल रहे होंगे। अब इमेज के ज़रिए ये सारा रिस्पॉन्स देखते हैं। जहाँ तक हमारी बात पहले हो चुकी थी, देखो कोई मैक्रोफेज बैक्टीरिया पैथोजन जब आ जाता है तो उसे मैक्रोफेज इनगल्फ कर लेते हैं, ये फैगोसाइट्स इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ करने के बाद सिर्फ यही काम नहीं करती, ये उसका छोटा सा टुकड़ा, उस पैथोजन का टुकड़ा अपनी सरफेस पे रख देते हैं। सरफेस पे रखेंगे, उस एंटीजन को सरफेस पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये बन जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये हमारी सारी बात फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हम करके आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात थी कि एपीसी बनना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनना। तो जब एपीसी बनता है तो ये इंटरल्यूकिन 1 सेक्रेट करता है। यहाँ तक बात आपको याद होगी। जब इंटरल्यूकिन 1 सेक्रेट हुआ, अब आगे कहानी शुरू करते हैं। जब इंटरल्यूकिन 1 सेक्रेट होता है तो हमारे पास हेल्पर टी सेल आ जाते हैं।
अब हेल्पर टी सेल है ना, सब मैक्रोफेजेस से हालचाल पूछ रहे होते हैं, आएंगे। हेल्पर टी सेल का रिसेप्टर उस मैक्रोफेज के साथ भी बाइंड करेगा, देखेगा कि यार ये जो प्रोटीन है ये तो मेरी अपनी नहीं है, मतलब इस सेल के अंदर कोई रोला चल रहा है, सेल के अंदर कोई मसला चल रहा है। हेल्पर टी सेल ने रिकग्नाइज कर लिया मसला कि वाकई कोई मसला है। नेक्स्ट हेल्पर टी सेल क्या करता है, ये सेक्रेट कर देता है इंटरल्यूकिन 2। अब इंटरल्यूकिन 2 क्या क्या करेंगे हेल्पर टी सेल ने। अब ये जो हेल्पर टी सेल है ना, ये खुद नहीं इसको मारेंगे, हेल्पर ने इसलिए बोल रहे हैं ये हेल्प के लिए। अब देखो अब यहाँ लड़ाई होनी है ना, तो ये क्या समझ लो एक किस्म का ये है कि कॉल करके बड़े लड़के बुलाएगा क्या यहाँ लड़ाई करनी है, तो इसीलिए इसे हेल्पर टी सेल बोल रहे हैं, क्योंकि ये दे कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बुलाता है ये। हाँ, कैसे बुलाएगा, ये एक सदा सिक्रेट करेगा, उस सदा का नाम है IL-2 इंटरल्यूकिन 2। जब इंटरल्यूकिन 2 सिक्रेट हो जाएगी ना, ये आ गए हैं बड़े लड़के आ गए हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल आ गए हैं, कहते हैं बताओ जी क्या मसला है। वो बताएगा कि यार इसके साथ लड़ाई है। अब देखो साइट साइट का लफ्ज़ है ना, साइट का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं सेल के लिए, जैसे साइटोप्लाज्म, सेल का प्लाज्म, सेल का फ्लूइड। ऑस्टियोसाइट पढ़ा था अपने, बोन के जो मेच्योर सेल्स हैं, बोन सेल्स ऑस्टियोस है, कॉन्ड्रो। साइट का लफ्ज़ सेल्स के लिए। अब सामने लिखा हुआ है टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब कोई जहरीली चीज़ होगी, टॉक्सिक सब्सटेंस होगा। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या है, ये ऐसे टी सेल हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएंगे। किसके लिए टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएंगे, किसी सेल के लिए, और वो सेल कौन सा है, यही APC है। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कैसे। अब ये देखो जी, इन्फेक्टेड सेल था वो APC बना, बुला लिया गया, बड़े लड़के आ गए, साइटोटॉक्सिक टी सेल आ गई। साइटोटॉक्सिक टी सेल आएंगे, बाइंड करेंगे, वाकई पहचानेंगे ठीक है यही इन्फेक्टेड सेल है, तो ये नेक्स्ट क्या करेंगे, एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर देंगे, उस प्रोटीन का नाम है परफोरिन। परफोरिन बनना शुरू हो जाती है। नेचुरल किलर सेल में भी हमने इसको हल्का सा डिस्कस किया था सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या कर रहा है, ये परफोरिन प्रोटीन बनाता जा रहा है और उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर होल क्रिएट करता जा रहा है। अब उस मकसद क्या है, उस इन्फेक्टेड सेल को मारना है। अब होल क्रिएट होते चले जाएंगे होल, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास या तो सेल लाइसिस हो जाएगी, पानी अंदर चला जाएगा, सेल बस्ट कर जाएगा, या उससे पानी निकल के सेल को श्रिंक करा दिया जाएगा, सेल को मार दिया जाना इन शॉर्ट, तो वो सेल मर जाएगा। तो ये तरीका होता है कि इन्फेक्टेड सेल को मारना। इन्फेक्टेड सेल हमारे पास एंटीजन मतलब किसी बैक्टीरिया वायरस ने भी इन्फेक्ट किया हुआ हो सकता है, या ये इन्फेक्टेड सेल हमारे पास कैंसरस सेल भी हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ टी सेल यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। हेल्पर टी सेल जो होती है ना, हेल्पर टी सेल्स सबसे पहली टाइप है, इसको CD4 सेल्स कहते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने HIV की जो लाइफ साइकिल पढ़ी थी, वो HIV जो वायरस था वो किसे अटैक कर रहा था, हेल्पर टी सेल को। वो CD4 रिसेप्टर पे बाइंड करता था। क्यों, क्योंकि हेल्पर टी सेल के सरफेस पे ना ये रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें T4 सेल्स बोलते हैं या CD4 सेल्स बोलते हैं। अब हेल्पर टी सेल का फंक्शन क्या होता है, कि वही बात है कि ये मतलब ये बड़े लड़के बुलाते हैं, इट एक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स लाइक एक्टिवेशन ऑफ T एंड B सेल्स। ये T और B सेल्स को बुलाएगा, कमांडर है, हुक्म देगा कि पहुंचो यहाँ पे। फिर आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिनको CD8 सेल बोलते हैं, क्योंकि इनकी सेल सरफेस पे ना CD8 प्रोटीन पड़ी हुई है। अब इसे साइटोटॉक्सिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किलर हैं, ये मारते हैं, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल। कैंसरस सेल को भी मारेंगे, क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस पे प्रोटीन गलत बनी हुई है, या इन्फेक्टेड सेल को मार देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं सप्रेसर टी सेल्स आते हैं, ये पीस कीपर होते हैं, ये सुलह सफाई कराते हैं। कैसे कि जब हमारे पास इम्यून, जब सारे पैथोजन वहाँ से मार दिए गए, अब ना हेल्पर टी सेल को कहना है कि मजीद किसी को बुलाओ, ना साइटोटॉक्सिक को कहना है कि टॉक्सिन बनाओ, उन सब को कहना है ठीक है काम हो गया अब छुट्टी करो। तो सप्रेसर टी सेल सब को कहता है जी ठीक है अब छुट्टी करो, तो ये टर्न ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ये इसका काम भी है। मेमोरी टी सेल वो गाजी है, मतलब वो जो सारा मामला देख रहा था बच गया। अब ये याद रखेगा कि ये पैथोजन था, ये इन्फेक्टेड सेल था, ये कैंसरस सेल था, इसे मैंने कैसे मारा था। फ्यूचर अटैक में ना, फ्यूचर अटैक में इस मेमोरी सेल का काम आएगा हमारे पास। वो जो HIV था ना, जो हेल्पर टी सेल को पकड़ रहा था, CD4 के साथ बाइंड कर रहा था, आपकी देखो इम्यून रिस्पॉन्स सारा चलता ही इसी से है, हेल्पर टी सेल से चलता है। कि हेल्पर टी सेल आएगा तो वो ये इसको भी बुलाएगा, B सेल को भी बुलाएगा। जब ये ही हाईजैक हो गया तो समझ लो आपका इम्यून सिस्टम सारा हाईजैक हो गया, कंप्रोमाइज़ हो गया, तो इम्यून सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो HIV की सारी कहानी इसी की वजह से ख़राब हो रही थी कि हेल्पर टी सेल ख़त्म हो रहे थे। हाँ, फिर रोल ऑफ B सेल इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, जो कि B सेल्स की वजह से आ रहे होते हैं। अब देखो बात कैसी थी कि देखो हमारे पास APC बना,
किसी सेल में वायरस चला गया या कोई पैथोजन चला गया, हेल्पर टी सेल आया, उसने बाइंड किया और क्या सेक्रेट कर दिया, हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 सेक्रेट किया। जब इंटरल्यूकिन 2 सेक्रेट हो रहा था, सिर्फ टी सेल ही नहीं आ रहे थे साइटोटॉक्सिक, बी सेल भी आ रहे थे। अब इंटरल्यूकिन 2 ने बी सेल को एक्टिवेट किया कि भाई साहब पंगा चल रहा है, कुछ करो। बी सेल क्या करता है, फ़ौरन से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब ये डिवाइड करके बी सेल बनाते क्या हैं, एक तो ये बनाता है प्लाज्मा सेल, ठीक है। अभी प्लाज्मा सेल का फंक्शन क्या होता है कि प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडी ऐसी है कि गाइडेड मिसाइल है। अब ये मिसाइल बनाएगा और भेजेगा उस इन्फेक्टेड एरिया पे कि जहाँ पे क्या हमारे पास इन्वेजन हुई हुई है। मिसाइल यहाँ से, जैसे ईरान ने फेंके थे इसराइल पे, सेम ऐसे ये समझ लो ईरान है तो वहाँ इसराइल है। यहाँ से मिसाइल बना के एंटीबॉडीज़ बना के भेज रहे होगा। यहाँ पे एक MCQs पड़ा हुआ है, हमारे पास 1 आवर में 10 मिलियंस एंटीबॉडी, इतनी ज़्यादा प्रोटीन बना देता है ये बी सेल। प्लाज्मा सेल असल में एंटीबॉडीज़ बनाता है, बी सेल की ही टाइप है। हाँ, अब प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडीज़ बनाई, ये गाइडेड मिसाइल है और ये उधर जाएंगे, पैथोजेंस को मारेंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। साथ ही में ये बनाता है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का फंक्शन सेम वही है। मेमोरी सेल याद रखेगी कि मैंने किस किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाई थी और मैंने उस वायरस और पैथोजन को मारा था। अब इसे ह्यूमोरल क्यों बोलते हैं, चैप्टर के स्टार्ट, टॉपिक के स्टार्ट में हमारी बात हुई थी ह्यूमोरल। असल में ह्यूमोरल लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है बॉडी फ्लूइड। अब ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब डायरेक्ट सेल की वजह से नहीं आ रहा, एंटीबॉडीज़ बनती हैं प्लाज्मा सेल में और ये हाँ प्लाज्मा बी सेल में बनती हैं और ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होकर वहाँ तक चली जाती हैं इन्फेक्टेड साइड में। क्योंकि बॉडी फ्लूइड की वजह से सारा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसीलिए ह्यूमोरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्योंकि सारा रिस्पॉन्स उस एंटीबॉडी की वजह से आ रहा है जो उसके प्लाज्मा में आ रही हैं, ठीक है, इसीलिए इसे ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स वही एंटीबॉडी की वजह से आ रहा है। ये दो चीज़ें थी जो इसमें क्लियर करनी थी। अब एंटीबॉडी है क्या, एंटीबॉडी बस जल्दी से गुजरते हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म करते हैं। एंटीबॉडीज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन या IgGs भी बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है कि ये वाई शेप होती है, आपको दिख भी रहा होगा तस्वीर में, वाई शेप है। बना कौन रहे हैं, प्लाज्मा सेल, अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया। इस एंटीबॉडी में ना टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड, आपको ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन नज़र आ रही है और एक ये नज़र आ रही है, 2 हो गई, ये तीसरी और ये चौथी है। MCQs है यहाँ पे कि टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं एंटीबॉडी में, 13-20 अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, क्यों, क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने हुए हैं। अच्छा, ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड हैं इसमें 2 हैवी चेन है, 2 बड़ी चेन आपको नज़र आ रही हैं, ये बड़ी चेन है और एक ये दूसरी बड़ी चेन है। अब यहाँ पे एक और भी MCQs है कि बड़ी इन चेन में अमीनो एसिड कितने हैं, तो हैवी चेन में 440 अमीनो एसिड हैं ईच, इसमें भी 440, इसमें भी 440, और लाइट चेन में होते हैं हमारे पास 220 अमीनो एसिड होते हैं। अच्छा, अब इन हैवी चेन्स और लाइट चेन्स में ना 2 रीजन होते हैं, एक कॉन्स्टेंट रीजन है, एक वेरिएबल रीजन है। कॉन्स्टेंट रीजन जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं ना बॉडी में, चाहे जिस भी पैथोजन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टेंट रीजन सब में सेम होगा। वेरिएबल चेंज होते हैं, वेरिएबल में मतलब ये अमीनो एसिड आगे पीछे करके लगे हुए होते हैं, तो ये चेंज हो जाती है इसीलिए, ठीक है। कांस्टेंट या अमीनो ऐसी सीक्वेंस इज कांस्टेंट इन पार्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन। और वेरिएबल रीजन में क्या होगा, अमीनो एसिड सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगी और हर एंटीबॉडी में चेंज होगी। हर एंटीबॉडी अपना अपना जो पैथोजन मार रही है सिर्फ वेरिएबल रीजन के चेंज होने की वजह से मार रही होती है। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgM, IgE, IgD। अब इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है और ये प्लेसेंटा भी क्रॉस कर जाती है फीटस तो कोई मतलब जो माँ से इम्यूनिटी बच्चे को जाती है, वो कौन सी इम्यूनिटी जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज़ माँ वाली जो होती है ना जी, वो प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस तक जाती हैं। अब फर्स्ट ईयर में एरिथ्रोब्लास्टोसिस पेटालिस पढ़ा था आपने कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी असल में चला जाता है, वो जाके आ रहा एंटीजन मारना शुरू कर देता, तो मसला भी आ रहा था इसी की वजह से। खैर, हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन ए ये पाई जाती है म्यूकोसल इम्यूनिटी। ये जो म्यूकस है ना आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में या डाइजेस्टिव ट्रैक में, ये उधर पाई जाएंगी, ताकि वहाँ से अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कोई इन्वेजन होने की कोशिश की जाती है तो फ़ौरन से ये मार देती हैं उसे। फिर IgM है, प्राइमरी रिस्पॉन्स। कभी भी कोई भी पैथोजन आए ना बॉडी में, सबसे पहली जो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनती है वो IgM होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgE। ये ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन में ये हमारे पास बनती है, मास्ट सेल से ना ये हिस्टामिन रिलीज़ करवा रही है। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन डी है हमारे पास। इम्यूनोग्लोबुलिन डी बी सेल रिसेप्टर पे बाइंड करके बी सेल को एक्टिवेट करती है कि प्लाज्मा बनाओ, मेमोरी बनाओ, और प्लाज्मा को कहेगी एंटीबॉडीज़ बना दो मज़ीद। तो ये सारी क्लासेस थी।
फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ क्या है कि इट कैन बाइंड विद टॉक्सिन एंड वायरस टू प्रिवेंट पैथोजन हो। कोई बॉडी में टॉक्सिन आ जाए, कोई वायरस आ जाए, एंटीबॉडी अगर उसके अगेंस्ट पड़ी हुई है ना, तो ये एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड कर जाएगी और उस पैथोजन को, उस वायरस को होस्ट सेल के साथ नहीं बाइंड करने देगी, उस वायरस के रिसेप्टर्स ये बाइंड कर जाएंगे। दूसरा, कोई बॉडी में टॉक्सिन भी आ जाए ना, तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर। देखो जैसे ये जो सांप के जहर होते हैं ना, इसका एंटीडोट क्या है? एंटीडोट एंटीबॉडीज हैं। ये बनवाई कैसे जाती हैं? अब देखो इसका तरीकाकार क्या है। हाँ, वेनम लिया जाता है, सांप का जहर लिया जाता है, डाइल्यूट करके बड़ी थोड़ी मिकदार में पहले हॉर्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब हॉर्स के अंदर वो एंटीजन जाता है, वो टॉक्सिन जाता है और उसकी बी सेल्स उसके अगेंस्ट रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज बनवाना शुरू कर देते हैं। आप क्या करते हो? हॉर्स का ब्लड ले लेते हो, फिर उस ब्लड को प्योरीफाई करके वो एंटीबॉडीज अलग कर लेते हो जो उस वायरस के अगेंस्ट बनी हुई है, वही आपका एंटी वेनम है। ठीक हो गया? हाँ, अब ये एंटी वेनम आप यूज़ कर सकते हो स्नेक। क्यों? क्योंकि इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी है कि वो उस एंटी वेनम के मतलब उस टॉक्सिन के साथ बाइंड कर सके और टॉक्सिन को फर्दर जो है, फर्दर वो उसके साथ होस्ट की सेल के साथ बाइंड करने से बचाता है। फिर आता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या है कि कुछ बैक्टीरिया जैसे हैं जो स्लिपरी हैं, जिनको फैगोसाइट इनगल्फ नहीं कर सकते, जिन पे कैप्सूल लगा हुआ है, जो एस टाइप होते हैं, स्मूथ होते हैं। अब ऑप्सोनाइजेशन में क्या है कि ये एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर जाती हैं, फिर मैक्रोफेज को कहती हैं कि अब ये स्लिपरी नहीं रहा, अब इसे ज़रा इनगल्फ कर लो। तो मैक्रोफेज भी खुश हो जाता है कि ठीक है, अब नमक मिसाले लग गए तो अब मैं उसे खा लेता हूँ, तो उसके इनगल्फ करना ईजी हो जाता है। लास्ट पे है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी। अब ये देखो जी, कैन अटैच विद वायरस इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल स्टार्ट द प्रोसेस। हाँ, अब ये देखो एंटीबॉडीज सारी है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये इन्फेक्टेड सेल्स के साथ बाइंड की हुई हैं। ठीक होगा, जब ये बाइंड करेंगे तो नेचुरल किलर सेल आएगा, इन एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच होगा, पता चल जाएगा वाकई यार इस सेल में मसला है, कोई वायरस आया हुआ है इसमें। अब नेचुरल किलर सेल जब इसके साथ बाइंड करेगा तो नेचुरल किलर वही परफोरिन रिलीज करेगा, परफोरिन से इसकी अपोप्टोसिस कर ली जाएगी, साथ मैक्रोफेजेस करे हुए हैं वो इनगल्फ करते जा रहे हैं, उनका भी काम बनता जा रहा है, तो इस इन्फेक्टेड सेल को मारा जा रहा है। प्रोग्राम सेल डेथ अपोप्टोसिस की जा रही है इसकी। और ये अपोप्टोसिस, अब ये देखो ये टी सेल ने नहीं बुलाया, ठीक है ना, इंटरल्यूकिन 1-2 सेक्रेट नहीं हुआ, ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ आई जो उसके साथ बाइंड की थी और एंटीबॉडीज़ ने ही नेचुरल किलर को बुला लिया। ये चीज़ होगी। लास्ट पे है हमारे पास दे कैन एक्टिवेट कम्प्लीमेंट सिस्टम, जैसे मेम्ब्रेन, जैसे वो बात की थी ना 50 प्रोटीन्स होती हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, बैक्टीरिया की सेल पे वो होल बना लेती हैं और वो उसको क्या कर रही होती हैं, उसको होल बना के उस बैक्टीरिया सेल को बस्ट कर रही होती हैं। तो उन 50 प्रोटीन में साथ में ये भी ऐड हो जाती है, एंटीबॉडी भी अटैच हो जाती है, तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसमें।